चलिए देखिए, आज अपन जो बात करने जा रहे हैं टॉपिक का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है बच्चों। देखो, सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, आप 11th क्लास में वेव्स पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि ट्रांसवर्स वेव और नॉन मैकेनिकल वेव और मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं। तो बस यहाँ जान लो कि ट्रांसवर्स वेव जो है वैसे नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऐसा ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और उनका ऑसिलेशन जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी जो इक्वेशन है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, चलो वेव जो है एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। ये देखो, अगर अपन देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वो उसका प्रोपोगेशन एक्स में है। ठीक है, और अगर अपन बी को देखें तो अपन इतना लिख सकते हैं। तो देखो, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है। ये तब लिखते हैं जब फ्री स्पेस हो। ओमेगा को अपन जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है और ये वेव नंबर होता है ना के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। वे हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा लिखते हैं। ये अपने को वेव ऑप्टिक्स से पता है ना बच्चों, अपन वेव में इसको पढ़ चुके हैं। देखो, मैं यहाँ उसी चीज का डायग्राम बनाया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन देखो ऐसे हो रहा है। तो अगर अपन वेव का डायरेक्शन की बात करें तो याद रखना ई क्रॉस वी। देखो, ये जेड डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, तो ई क्रॉस बी, बी जो है जेड का रास्ता, ई क्रॉस बी मतलब वेव का प्रोपगेशन किधर हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में हो रहा है ना। ई क्रॉस बी वेव का प्रोपगेशन जो है एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, चलो अब अपन देखें तो डायरेक्शन में आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा तो अपन ई क्रॉस बी निकाल देंगे तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव आसानी से निकल जाएगा। चलो यहाँ नोट अपन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, इसीलिए क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है बच्चों वो एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से होता है। देखो, तो ये थी बेसिक बातें हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। चलो अब जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या पढ़ चुके हैं? कि अगर कोई भी चार्ज, अगर चार्ज अपन जानते हैं कि अगर चार्ज जो है रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी चार्ज, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। याद रखना, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटिंग है, क्या है? एक्सेलरेटिंग है। अगर कोई चार्ज के पास एक्सेलरेशन है तो याद रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी जनरेशन करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी जनरेशन होगा। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन मतलब यहाँ पे बच्चों इस केस में एनर्जी का जो है वो डेसिपेशन होगा। क्या होगा? एनर्जी का डेसिपेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलो जो दूसरा नोट है वो ये है कि जो ईएम वेव्स होता है वो कैरी करता है मोमेंटम एंड एनर्जी। इट कैरीज मोमेंटम एंड एनर्जी बट it doesn't carry charge। वो चार्ज को का कैरियर नहीं होता है ना, चार्ज को कैरी नहीं करता है। चलो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा ईएम वेव्स
ट्रेवल करता है with the speed of light in vacuum, with the speed of light, speed of light लिख लो, in vacuum, वैक्यूम में जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। अगर कोई मीडियम मिलेगा तो मीडियम में जो है उसकी स्पीड कितनी रहेगी वो अपन देखते हैं। चलो देखो, इसको आगे लिखने की कोशिश करते हैं। याद रखना, अगर आप मीडियम में देखते हो, अगर आप मीडियम में बात करोगे तो जो मीडियम में आ रहा होगा बच्चों वो देखो कितना आ रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड आएगा, ईएम वेव्स का जो स्पीड आएगा वो आएगा 1/√एप्सिलॉन इंटू म्यू नॉट 1 और फ्री स्पेस या वैक्यूम, या अगर वैक्यूम में देखते हो तो ये c के बराबर आता है और इसकी वैल्यू जो है इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो, जो अगला प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव have similar properties like light, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, etc। जो भी लाइट की फिनोमिना होती है ये जो है सब जो है सिमिलर तरीके से शो करता है। चलो, अब जो अगला प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि क्योंकि अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स होता है, हैंस इट कैन बी पोलराइज्ड, इसको अपन पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी पोलराइज्ड, पोलराइजेशन फिनोमेना अपन जानते हैं, ठीक है। चलो, अब एक बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। हेडिंग है मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, कि मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। चलो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्या होता है, ये कहाँ से आता है। चलो, अपन जानते हैं बच्चों कि अगर एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं सर्किट में, अपने को ये बात पता है कि अगर कोई भी कैपेसिटर को अपन चार्ज करते हैं तो चार्ज जैसे ही करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो सर्किट के आउटसाइड में जो है करंट फ्लो होता है जिसको अपन कंडक्शन करंट बोलते हैं, ठीक है। अपन बाद में देखेंगे कि कंडक्शन करंट होता क्या है। देखो, अपन ये कभी नहीं नोटिस किए कि जो प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट है बच्चों, उसके बीच में मीडियम फील्ड है। मतलब अगर देखें तो मीडियम के थ्रू जो इधर वाला करंट है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे वो करंट फ्लो कैसे हुआ, ठीक है, ये बात अपन नोटिस नहीं किया है। तो देखो, होता क्या है कि कैपेसिटर को जैसे ही चार्ज करते हैं तो सर्किट के बाहर एक करंट इस्टेब्लिश होती है जो कैपेसिटर के प्लेट से होकर के चली जाती है, जो अपन नोटिस नहीं किए हैं। तो क्या वही करंट जाती है? तो अपन देखते हैं, जब भी अपन कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बच्चों, जब भी अपन कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज वो डायरेक्टली नहीं हो जाता है,
एक ही बार में चार्ज नहीं होता। चार्ज जो है उसके प्लेट पे धीरे 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 टाइम के साथ एक्यूमुलेट होते रहता है, ठीक है, एक्यूमुलेट। तो याद रखो कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो कितना निकाला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना निकाला था। तो देखो चार्ज जो है टाइम के साथ कैपेसिटर के प्लेट पे एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब टाइम के साथ चार्ज वेरी कर रहा है, मतलब जो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर टाइम के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है बच्चों, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द प्लेट एक करंट जनरेट होता है, उसको मैक्सवेल ने बताया। उस करंट का नाम उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट दिया था, ठीक है। मतलब अपन देखें यहाँ पे तो बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरिंग है। टाइम के साथ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बिटवीन द प्लेट जो करंट का जनरेशन होता है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और क्यों होता है, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों वेरी कर रहा है, ये बात अपन देख चुके हैं कि धीरे धीरे प्लेट पे क्या होता है, जब चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तो धीरे धीरे टाइम के साथ उससे चार्ज बढ़ते जाता है, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है। तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला जो आता है वो चार्ज डिपेंडेंट होता है। तो यही रीजन है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट जनरेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। चलो जितनी बातें हमने बोला उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखो, व्हेन ए कैपेसिटर is allowed when a capacitor is allowed to charge, current in the circuit established, ठीक है, करंट इन द सर्किट established, करंट जो है सर्किट में इस्टेब्लिश हो जाता है। व्हेन ए कैपेसिटर इज अलाउड टू चार्ज करंट इन द सर्किट established, ये बात अपन बोल गए और देखे। देखो अगला लिखो, कैपेसिटर चार्ज accumulates on the plate is varying with time, hence यहाँ लिखते हैं, इसीलिए जब चार्ज वेरी कर रहा है बच्चों प्लेट पे, ठीक है, तो होगा क्या, ठीक है, हैंस लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ जो है बच्चों क्या होगा, वो वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्यू टू दिस वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड there is current between the plates is known as, उसको अपन क्या बोलते हैं, is known as displacement current। क्या बोलते हैं, displacement current, ठीक है बच्चों। इसको अपन आईडी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आईडी से दिखाते हैं। चलो एक कैपेसिटर का डायग्राम बनाते हैं। तो अपन जानते हैं कि बाहर जो एक करंट दौड़ता है उसको आईसी बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ जो है वो आईडी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे एक अलग टाइप का करंट का जनरेशन हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, आईडी करंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। बच्चों क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट ना। चलो अगर अपन बोले कि प्लस क्यू और माइनस क्यू,
यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि इस पे प्लस क्यू आ रहा है किसी टाइम टी पे, और इस पे माइनस क्यू आ गया ना, माइनस क्यू जो है वो किसी टाइम पे आ रहा है, मतलब चार्ज ऑन प्लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे मैं चार्ज लिख रहा हूँ ना, एनी इंस्टेंट। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो यहाँ सिग्मा ले रहा हूँ मैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या ले रहा हूँ? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या लिखते हैं? क्यू अपॉन ए। ए क्या है? प्लेट एरिया ना। क्या है बच्चों? प्लेट एरिया है। तो देखो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिखे थे, याद है क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी है, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट। तो मैं यहाँ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो करंट लिखूंगा उसको आई डी लिखूंगा, आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो देखो डी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू आई डी लिखूंगा। तो यहाँ से आई डी का अगर फॉर्मूला मैं डिराइव करूँ तो ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी आ रहा होगा, पहला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ और एरिया को जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर में डालता हूँ। क्या कर रहा हूँ? एरिया को डिफरेंशियल ऑपरेटर में पुट कर रहा हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, एरिया को मैं डाल रहा हूँ, तो डी ई ए डिवाइडेड बाई डी टी। और अपन जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता कितना ही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं कि आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। ये आपको बात समझ में आएगा, अनदर फॉर्मूला। चलो मैं इस फॉर्मूले को वापस आता हूँ, इस फॉर्मूले पे मैं वापस आता हूँ। आई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी बाई डी टी लिखता हूँ। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, यहाँ जैसे ही डालूंगा बच्चों, तो देखो ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी नीचे आया और डी भी बाई डी टी आएगा ना। इसको मैं जैसे यहाँ डालूंगा तो जो आई डी आ रहा है, और ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी को क्या लिखते हैं? कैपेसिटेंस डी वी बाई डी टी। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू सी आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। तो अपने को जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला मिला उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेरिवेशन करने तो नहीं जाओगे, डेरिवेशन भी बहुत आसान है, आप यहाँ से इसको इंटरलिंक कर सकते हो कि कितना आ रहा होगा। चलो मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी इंटू डी बाई डी टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। यहाँ वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो बच्चों कि हमने इसके पहले जो करंट पढ़ा था वो कंडक्शन करंट था। क्या था? आईसी। ये जो आईसी है वो है कंडक्शन करंट। क्या है बच्चों? कंडक्शन करंट। ये क्या होता है? वैसा करंट जो चार्ज के फ्लो के चलते जनरेट होता है। तो देखो इसको अपन क्या लिखे थे? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई सी, जो अभी तक अपन पढ़ते आए थे। तो इसका जनरेशन क्यों? ड्यू टू चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो ना, रेट ऑफ चार्ज फ्लो लिख लो। चलो यहाँ अपन दूसरा जो करंट पढ़े आईडी, आईडी को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको कैसे लिखे? आईडी को देखो एप्सिलॉन नॉट डी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, ठीक है, और लिख लो डी ई बाई डी टी। तो ये जो करंट है वो देखो टाइम के साथ वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का चलते हैं। तो दिस इज ड्यू टू वायरिंग। इसका जनरेशन कैसे होता है? वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हैं ना। अपन देख चुके हैं कि इसका जनरेशन जो है
वो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते होता है। तो अगर अपन सर्किट में टोटल करंट देखें, क्योंकि कैपेसिटर था ना, तो कैपेसिटर था, मैं बना रहा हूँ, ये प्लेट है ना, ये मैं प्लेट बना दिया, जो बाहर था बच्चों वो आईसी था, और इधर निकला आईसी, मतलब ये जो आईसी होगा वो आईडी के बराबर रहा होगा। ठीक है, ये आईसी जो है आईडी के बराबर रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब अगर अपन टोटल करंट देखें तो अपन डील कर सकते हैं आईसी प्लस आईडी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्या है। जैसे ही जो है बच्चों आईडी आया, तो एम्पियर का सर्कुटल लॉ था, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो लिखो मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एसीएल को जो बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। अपन ने पढ़ा था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज। यहाँ करंट जो आएगा वो आई सी प्लस आई डी दोनों आएगा। क्या आएगा? आई सी प्लस आई डी, मतलब म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इसको मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? मैक्सवेल्स इक्वेशन। देखो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बेसिक जो 4 लॉज थे उसको अपन बोले थे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने उनका नाम जो रखा था वो रखा था मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हेडिंग डालो मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो वो 4 लॉज कौन कौन से थे? लिख लो लिख लो मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होता है। तो 4 बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism is known as Maxwell's equations। Maxwell's equations। ठीक है, चलो जो पहला था बच्चों वो था गॉस लॉ। कहाँ था? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलो गॉस लॉ क्या था याद करो कि इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था पहला, ये मैक्सवेल्स का पहला इक्वेशन था। दूसरा था वो था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वो था इंटीग्रेशन ओवर बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड पोल्स डजंट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड पोल्स ऑफ मैग्नेट डजंट एग्जिस्ट ना। इसका मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड पोल्स ऑफ, चलो अब जो अगला है वो है फैराडे लॉज ऑफ। ठीक है, जो अगला है मतलब तीसरा है वो है फैराडेज, ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये क्या था? फैराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लॉ दिया था वो क्या दिया था कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये दिया था। और हमने ये भी देखा था जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे कि यूनिट चार्ज को अगर
अपन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, जितना वर्क डन करना पड़ता है वो इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। तो हमने वहां पे लिखा था E इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर E डॉट डी एल, यहाँ लिख लो। तो यहाँ जैसे इसको रिप्लेस करोगे तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऐसे लिख दो डायरेक्ट, E डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाई डी टी इज इक्वल टू ई। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, चलो ऐसे लिख सकते हैं। जो चौथा है बच्चों, चौथा जो इक्वेशन है वो है मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, जो मॉडिफाई हुआ था ना, मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ की इंटीग्रेशन ओवर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। इसको लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी को लिख सकते हो आप साइन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये था मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्कुटल लॉ भी बोल सकते हो इसको, तो एम्पियर सर्कुटल लॉ है ना। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ नोट्स लिखते हैं। जो पहला नोट है बच्चों वो ये है कि अपन देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो टाइम के साथ वेरिंग है। तो मैक्सवेल ने ये भी नोटिस किया था कि अगर कोई मैग्नेटिक नीडल बिटवीन द प्लेट्स प्लेस कर दें तो उसमें डिफ्लेक्शन पाया था। वो क्या पाया था? डिफ्लेक्शन। और मैग्नेटिक नीडल जो है वो तभी डिफ्लेक्ट होगी जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब उन्होंने ये भी नोटिस किया था बच्चों कि अगर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा एंड वाइस वर्सा। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बात भी नोटिस की थी। तो यहाँ लिख लो कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस magnetic field and vice versa। इसका अपोजिट भी ट्रू है। चलो जो मैंने इक्वेशन लिखा था शुरू में बच्चों, अगर उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये आता है इतने के बराबर, ये बात याद रखना। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी करते हो तो ये जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा इतने के बराबर। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और अपन जानते हैं कि इन फ्री स्पेस 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू ऑफ साइन नॉट जो है c के बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो अब अपन देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगली नोट देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के बारे में। हाँ चलो अगर अपन देखें तो हमने लिखा था E0/B0 इज इक्वल टू C, मतलब E0 इज इक्वल टू B0 इंटू C, या इसको ऐसे लिख सकते हो E/B इज इक्वल टू C। ये तब था रिलेशन, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं C इंटू B। ये तब था रिलेशन बच्चों जब फ्री स्पेस था। क्या था? फ्री स्पेस। अपन देखे हैं अगर मीडियम में हो, अगर किसी मीडियम में हो, अगर इन मीडियम, तो
ई बाई बी इज इक्वल टू वी लिखेंगे, और वी को अपन लिखेंगे 1/√अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। इसको लिखोगे 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। ये आ रहा होगा ई और बी के बीच में रिलेशन। जब हम इसका न्यूमेरिकल लेंगे बच्चों, जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे, इससे जो है बहुत बेसिक सवाल आता है और फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं, और बहुत आसान टॉपिक है बच्चों ये। तो इसमें अपन जब सवाल देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सब चीज़ें जो है बच्चों रिकॉल होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें दिमाग में नहीं रहेगी तब तक अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि अपन ने नोट में एक लिखा था बात कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है बच्चों तो एनर्जी और मोमेंटम को भी कैरी करता है, और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर टकराता है तो वहाँ पे प्रेशर भी एग्जर्ट करता है। क्या करता है? प्रेशर भी एग्जर्ट करता है। तो उसका कैलकुलेशन जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में उसका कैलकुलेशन देखेंगे कि मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में कितना आता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये तो आज का टॉपिक था, ये तो बेसिक और थ्योरी था ना। चलो ठीक है।